हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा उसका जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस मैं रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूँ। फ्रेंड, तो आज हम 18 मई के ऑल शिफ्ट में आए हुए 75 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाता। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्राय बीएचयू कहा जाता है। इस विद्यालय की स्थापना महामाना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन में की गई थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है भागीरथी किस नदी की सहायक नदी है। तो भागीरथी गंगा नदी की सहायक नदी। करेक्ट आंसर गंगा हो जाता। जैसे और महत्वपूर्ण फैक्ट गंगा के बारे में रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे जाट गंगा या जहावी यह भोरघाटी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। श्याम गंगा यह झाल नामक स्थान पर गंगा नदी से जाके मिलती है। असी गंगा गंगोरी में भागीरथी से जाकर मिलती है। और भिलंगना जो है यह खतरलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से जाकर मिलती है। ये सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था पूछा गया था पंथी नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो पंथी नृत्य का संबंध ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बसे सतनामी समुदाय का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता से अधिक के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। कबीर रैदास तथा दातू आदि संतों का वैराग युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया था कि धर्मसभा की स्थापना किसने की थी। तो धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा धर्मसभा की स्थापना की गई थी। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा धर्मसभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। सभी स्थापना से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड, सभी शिफ्ट में खिलाड़ी की संख्या से सवाल पूछे जाते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी खिलाड़ियों की संख्या को एक वीडियो में कवर कर रहे थे। जैसे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी थे। खो खो में 9 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी थे। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में यह तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। टेनिस में 1 या 2। टेबल टेनिस में 1 या 2। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी होते हैं। ताश के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 और चेस में 1 खिलाड़ी होते हैं। सभी खिलाड़ी की संख्या को आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था
जनगणना से हर शिफ्ट में सवाल बन रहे तो आप जनगणना वाला पोर्शन को अच्छे से देख लें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% थी। करेक्ट आंसर हो जाता। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। 1872 से पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में मानी गई। वही स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना 1991 ईस्वी में मानी जाती है। अगर जनगणना के बाद अगर पूछा गया तो 1951 में हो जाती। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल हमारा पूछा गया था, सवाल यह था कलामा मंडलम यानी कलियाकुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो कला मंडलम कल्याणकुंटी अम्मा का संबंध यह मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर मोहिनीअट्टम नृत्य हो जाता। कला मंडलम या कल्याणीकुट्टी अम्मा, इनका जन्म 1915 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 1999 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण भारत में केरल से युगांतिकारी मोहिनीअट्टम नृत्यंगना थी। वह राज्य के मलप्पुरम जिले में थिरुनाविया की निवासी थी। उन्होंने मोहिनीअट्टम को शोकयुक्त निकट विलुप्त अवस्था से मुख्यधारा से भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, पूछा कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल होते हैं। प्रमुख फसल के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। खरीफ फसल जैसे चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें इत्यादि जो है, अरहर की दाल, ये सभी हमारी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल देख लेते हैं। जायद फसल की प्रमुख फसल जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया या उर्द हो गया, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चारा, कपास, जूट, ज्वार, रेपसीड, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लोबिया, पत्तेदार सब्जी, खीरा, टिड्डा, तोरी, भिंडी, अरबी आदि सभी प्रमुख फसल इसके अंतर्गत आते हैं। रबी फसल के बारे में देख लेते हैं। रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, टमाटर, बरसीम, रिजिका, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई आदि जायद की फसलें। जायद की फसलें कब रोपी जाती? यह खरीफ और रबी फसलों के बीच रोपी जाती है। कब रोपी जाती है? यह मार्च से जून के बीच में यह फसलें रोपी जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल से एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी आत्मकथा का नाम है? तो यह नसरुद्दीन शाह का आत्मकथा का नाम क्या है? एंड दे वन डे ए मेमोयर इसकी आत्मकथा का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाता। पूछा गया था घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर के नाम से जाना है, इसमें क्या होता है? गला फूल जाता है और शरीर में आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यह रोग बोधवा उन क्षेत्रों को लोगों के महिलाओं के लिए होता है जिनमें की पानी में आयोडीन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल आया था पांड्या वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो पांड्या वंश का प्रतापी राजा श्रीमान बल्लभ हो जाएंगे। करेक्ट आंसर श्रीमान बल्लभ हो जाएंगे। पांड्या देश के बाद राजाओं में श्रीमान बल्लभ बहुत ही प्रसिद्ध था। उसका शासन
काल लगभग 815 से 832 ईस्वी तक चला था। उसने सिंहलद्वीप पर आक्रमण करके उसने अपने अधीन किया और फिर चोल, पल्लव, गंग राजा को पराजित भी किया था उन्होंने। इतिहासकार उसे एक प्रतापी राजा बताते हैं। वे मानते हैं कि उसी के प्रताप के कारण पांड्य राज एक महत्वपूर्ण और प्रबल राज बन सका, परंतु उसके अधीन भी यह पांड्य राज प्रसिद्ध अधिक वर्षों तक नहीं रहा। चोल राजा परांतक प्रथम, जो 1907 से 1949 के ने अपने राज का विस्तार किया, पांड्य राज को भी जीत लिया था। किसने? चोल राजा परांतक प्रथम ने जीता था। किसको? पांड्य राज को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, दुर्गा पूजा किस त्योहार में की जाती है? तो दुर्गा पूजा या नवरात्रि त्योहार में की जाती है। करेक्ट आंसर नवरात्रि हो जाता। पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप में, और कुल्ली घाटू हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, मैसूर कर्नाटक में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोम्माई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोम्माला कोलम के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मेगास्थनीज किस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण मेगास्थनीज जो 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, 299 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। वह एक यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है, और कैप्टन कूल के नाम से MS धोनी को जाना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, पूछा गया था भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल। करेक्ट आंसर 40 हो जाता। भारत में वर्तमान कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, भारत संविधान का 16वां भाग किससे संबंधित है? भारत संविधान का 16वां भाग कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध के बारे में बताता है। भारत संविधान का 16वां भाग जो अनुच्छेद 330 से लेकर 332 तक दिया गया है। तो भाग 16 में आर्टिकल कितने आते हैं? 330 से लेकर 342 तक आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पूछा बॉम्बे जयश्री का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो बॉम्बे जयश्री का संबंध कर्नाटक राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाता। देखिए, बॉम्बे जयश्री एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत प्रशिक्षक है। उन्होंने गैरी लाभकारी श्रुति फाउंडेशन की स्थापना की जो कर्नाटक संगीत के अध्ययन और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समृद्धि योजना को दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? तो समृद्धि योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक फुल फॉर्म से सवाल आया था कि TFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TFR का फॉर्म टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे प्रजनन दर का अर्थ बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो है, तो आमतौर पर यह 15 से 49 वर्ष तक मानी जाती है। 49 वर्ष तक मानी जाती है, जो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या होती है। 1000 स्त्रियों की इकाई पर यह प्रजनन दर को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था,
पूछा गया तो वर्तमान में CRR कितना है, CRR कितना है। तो अभी जो वर्तमान में CRR जो है 4.5% है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI के नाम से जाना, मौद्रिक नीति समिति MPC ने बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात को शुद्ध मांग और समय देयता का जो अभी कर दिया गया 4.5 दिया गया है। करेक्ट आंसर 4.5 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाता है। करेक्ट आंसर। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट को, दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार हो जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाता। 1872 पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की। प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1882 ईस्वी में मानी जाती और स्वतंत्रता की पहली जनगणना 1991 को मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, यह तो हो ही गया, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा तो पानीपत का तीर्थ युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीर्थ युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के द्वारा हुआ था। देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था अप्रैल 1526 में जाहिर उद्दीन बाबर और दिल्ली के शासक लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे लोकप्रिय हेमू के नाम से जाना जाता है, और अकबर सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, इनके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आया तो बुक एंड ऑथर से सवाल आए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी। करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है। भाग मिल्खा भाग। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया। करेक्ट आंसर शाहजहां। तो विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण जो 1648 ईस्वी में तक कंप्लीट किया, लगभग 10 साल में इस किले का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर हो जाता है। करेक्ट आंसर अटलांटिक महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर जिसे अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर आर्कटिक ओशन के नाम से, और अटलांटिक महासागर दक्षिणी महासागर जिसे आर्कटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर हो जाएंगे। कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर किसको अलग करते हैं? अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था बस्तर का मेला कहाँ लगता है। तो बस्तर का मेला छत्तीसगढ़ राज्य में लगता है। करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है। तो पेमेंट विजन 2025 किसने, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया। करेक्ट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाता। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तीव्र और सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से भुगतान विजन
2025 प्रस्तुत किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की अपना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। धनगर गजा नृत्य का धनगर राजा नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? धनगर राजा नृत्य का संबंध ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाता है। धनगिरी राजा महाराष्ट्र के सबसे रंगीन और पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चारवाहे ग्वाले, भैंस पालने वाले और कंबल बुनकर इस अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। चारवाहों और खेतों में काम करने वाले पुरुषों को स्थानीय बोली में धनगर के नाम से जाना जाता है। तो आप यह महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, एंजेला मर्केल वर्तमान में किस देश की चांसलर है? तो एंजेला मर्केल जो है वर्तमान में जर्मनी की चांसलर। करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, क्योंकि मानव शरीर में के निर्माण में सबसे पहले कोशिका की भूमिका होती है। इसके बाद जो होती है उत्तक, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है और सभी उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, घनानंद को किसने हराया था? तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। कब? देखिए, पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। तो आप महत्वपूर्ण फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा था, भारत संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। भारत संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाया गया। ऐसी देखिए कदम उठाएगा। यह उन ऐसी शक्तियों और अधिकारों को संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हम बताएंगे कौन सारंगी वादक है? तो देख लेंगे कौन कौन सारंगी वादक हैं, जैसे राम नारायण, सुल्तान खां, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खां, अहमद खां, गुलाम सबीर खां, गोपाल मिश्र, सबरी खान, शंकूर खान, पूजनीय निर्देशक स्वामी सरदार इत्यादि जो है प्रमुख सारंगी वादक। देख लेंगे इनमें से कौन नहीं थे। तो करेक्ट आंसर वही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, पूछा कि किसान अपने लिए जो खेती करता है उनमें कौन सी खेती करते, उसे कौन सी खेती करते? किसान अपनी खेती के लिए जो करता है उसे जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। जीविका कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार है। कृषकों द्वारा अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम उपज होता है। जीविका कृषि को पुनः आदिम कृषि और गहन कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था, सरोगेसी जैसे विनिमय विधेयक 2016 में किस प्रकार पर रोक लगा दी गई थी? तो कमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने का एक विधेयक लाया गया था। विधेयक में देश में कमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने या सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान
संतान की सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान के लिए यह रोक लगा दी गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? कॉमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सरगोशी से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, पूछा निम्नलिखित में से किसने हौज ए सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहा के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय का निर्माण करने के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था। इसे हौज ए सुल्तानी या राजा का जलाशय कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? हौज ए सुल्तानी का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो जो है भारत की जनसंख्या स्थिर का अनुपात जो है 2045 तक रखा है। करेक्ट आंसर 2045 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, प्ले इट माई वे किसकी आत्मकथा का नाम है? तो प्ले इट माई सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम। प्ले इट माई पूर्व दिग्गज भारत क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम। करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में तो बिहार टॉप पे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की कैटेगरी में आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 4 फरवरी 2014 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया? तो 2014 में। करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आते हैं, सिंचाई की कौन सी विधि जिसमें पानी की बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है? तो इसे ड्रिप इरिगेशन के नाम से है। करेक्ट आंसर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है और इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधे की जड़ों में बंद करके जाता है, बूंद बूंद करके जाता है। तो एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक बहुत ही आधुनिक सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई थी, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामी निर्देश किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधि में होते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों और राज्यसभा के 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, पूछा गया था 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो कन्नौज के युद्ध में जो है इसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ था। करेक्ट आंसर हुमायूं। 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे बिलग्राम के नाम से जाने, युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। परिणामी युद्ध में राजपूत सेना की जीत को समाप्त हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन का तीसरा युद्ध जो 1215 से 1216 में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था, सोनर मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनर मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर भरतनाट्यम। सोनर मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए
उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिली। 1992 ईस्वी में जो है उन्हें पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था चाल का एसआई मात्रक पूछा था। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। करेक्ट आंसर मीटर प्रति, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था मनरेगा के तहत कितने दिनों का काम किया जाता है। तो मनरेगा के तहत कुल 100 दिनों तक काम किया। मनरेगा योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश करके ग्रामीण में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नरेगा योजना 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर नामक गांव से हुआ था। शुरुआत में इस योजना का लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल मतलब चेस बोर्ड में कितने सफ़ेद खाने होते हैं। चेस बोर्ड में कुल 32 खाने होते हैं। शतरंज का एक चेस बोर्ड के ऊपर 2 व्यक्ति के लिए बना खेल है। चेस बोर्ड के ऊपर 64 खाने या वर्ग होते हैं, जिसमें 32 चौरस काले और 32 सफ़ेद काले के रंग के होते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 है, जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, तो 8 हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था फसल कटाई का त्यौहार खिरची नाम से कहाँ मनाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में मनाई। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में उसे उत्तरायण कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस नई फसल का स्वागत किया जाता है। लोहाड़ी पर्व के नाम से भी इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था एक आर्टिकल से सवाल पूछा गया था कि अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है। ये आपातकाल से संबंधित। करेक्ट आंसर आपातकाल। भारत संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 307 तक आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और 356 में राज्यों का आपातकाल और वित्तीय आपातकाल 360। महत्वपूर्ण आपातकाल के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे आने वाली शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है निम्नलिखित में से किसी ग्रैमी और पद्मश्री पुरस्कार दोनों मिल चुका है। तो AR रहमान को ये दोनों अवार्ड ग्रैमी और पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड 2000 में दिया गया था और पद्म भूषण 2010 में दिया गया था। एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक के लिए ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग रिटन बाय द विजुअल मीडिया के द्वारा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड यह अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया जाता है। बाफ्टा यह अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था पूछा गया था हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो हाथी गुफा उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान में 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा एक विशाल शिलालेख उपलब्ध है, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्ति के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह गुफा 11 किलोमीटर दूरी तक स्थित है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई महानगर के पास स्थित एक पर्यटक का एक सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, किस कथक नृत्यज्ञा को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों में दिया गया था। सितारा देवी को यह दोनों पुरस्कार दिया गया था। सितारा देवी भारत की एक प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक है। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी नृत्य शास्त्रीय कथक शैली की एक भारतीय नर्तकी एवं गायिका और अभिनेत्री भी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट वाला आया था जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, और ए बी के ये वसा में घुलनशील, जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए विटामिन डी और के यह सभी वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा आया था एनी बेसेंट द्वारा किस कॉलेज की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाया जाता था। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।